अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका आंसर है। ठीक है, अब ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं। यहाँ पे 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। और ये दो मतलब हम आपका स्केलेटन भी जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपका हेड और आपका जो है वो जिस मतलब अगर मैं बात करूं, जो आप जैसे एक चीज अगर कोई मैं अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे जैसे पेड़ है, ठीक है, दरख्त है। दरख्त की बहुत सारी शाखें निकलती है ना। तो एक तो मेन आपकी जो ट्रंक जो स्टेम होती है जिसपे प्लांट जो है वो स्टेबल स्टेबल रहता है, खड़ा हुआ होता है। तो वो जो स्टेम होती है ना प्लांट की, वो उसको एक्सिस कहते हैं, यानी कि प्लांट का एक्सिस पोजीशन वही होती है। बाकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो, अगर फॉर सपोज कोई फ्रूट का प्लांट है या कोई फ्लावर्स का प्लांट है वगैरह जो भी है, ठीक है, तो वो उसके मेन स्टेम पे नहीं आएगा। वो कहाँ पे आएगा? वो उसकी ब्रांचेस पर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अपने ह्यूमन स्केलेटन की बात करूं, तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वहां से, और फिर आपका पूरा जो हेड वाला रीजन होता है वहां से, ये पूरा मिला के आपका एक्सियल स्केलेटन बनता है। और यहाँ से समझ लो शाखें निकलती हैं दूसरी बोन्स की। कोई कहीं पे लिम्स में चला जाता है, जो बोन्स होती हैं, कहीं जो है वो सॉरी फोर लिम्स में चला जाता है, कहीं हाइंड लिम्स में चला जाता है। फोर लिम्स मतलब हाथों हाथों में स्ट्रेच होता है, मतलब हाथों में। और बाकी नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो फोर लिम्स सॉरी हाइंड लिम्स मतलब लेग्स। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग द बोन ऑफ द हेड, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। ठीक है, आपका जो ये पसलियां होती हैं, साथ में आपका जो स्कल होता है जिसे आप खोपड़ी भी कहते हैं, और इसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, यहाँ पे इनके अंदर बोन्स के नंबर दिए हैं। ये बोन्स के नंबर लाजमी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बोन्स के नंबर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन नहीं होता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होता है, मतलब अगर मैं हाथों की जो बोन्स की बात करूं, तो हाथों की बोन्स आपके एक्चुअली एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्टेम, जो प्लांट की स्टेम होती है उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती हैं। इसी तरह एक्सियल स्केलेटन की ब्रांच, ये समझ लो, आप ये बोलना नहीं ब्रांच, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरह की एक ब्रांच समझ लो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में से ये बाकी की बोन्स जो है वो अटैच्ड होती हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर में आपकी लिम्स आ जाती हैं, शोल्डर की बोन आ जाती है, पेल्विस यानी कि हिप बोन आ जाती है। ठीक है, फिर पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ये क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल जो है वो ये समझ लें आपके जो आपके लिम्स होते हैं ना, फोर लिम्स जिसे कहते हैं, जिसमें ये अब ये बोन्स के नाम है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, अगर जैसे अब जब आप रीडिंग करेंगे तो आप ये बोन्स के नाम आपको याद होने चाहिए। प्लस ये जो जिस तरह की ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, ये सब बोन्स के नाम है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ इस तरह बता देता हूँ कि ये स्कैप्यूला और क्लेविकल, ये स्कैप्यूला और क्लेविकल जो है ना, ये आपकी शोल्डर पे होते हैं। ठीक है, ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये आपकी जो एल्बो होती है ना, यहाँ पे बोन्स होती हैं। ठीक है, फिर ये कार्पल और ये फेलेंजेस, ये आपकी फिंगर्स में बोन्स होती हैं। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल, ये पूरा पेक्टोरल गर्डल आपका पूरा हाथ का एरिया, ये। और ये स्कैपुला, क्लेविकल जो है वो शोल्डर पे बोन्स होती हैं ये। ठीक है, क्लेविकल जिसको आप शोल्डर बोन भी कहते हैं, क्लेविकल। और स्कैपुला भी, स्कैपुला जो है वो पीछे की तरफ होता है थोड़ा सा, बैक, जो आपकी गर्दन से नीचे वाला एरिया होता है ना, वहां पे स्कैपुला होता है। फिर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी जो है ये आपकी हैंड की बोन्स होती हैं, जो हाथों से नीचे का जो एरिया होता है आपका। ठीक है, वहां पे ये बोन्स होती हैं, रेडियस, अल्ना। इसके अलावा मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस।
अच्छा, जो आगे नंबर दिया हुआ है ना, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजेस 14, ये 14 मतलब 14 फेलेंजेस होते हैं, बोन्स के नंबर हैं ये। कार्पल कितने होते हैं? 8 होते हैं। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। सारी बोन्स हैं, ठीक है। इस तरह से पेल्विक गर्डल जो आपकी हिप बोन होती है वहां से ये बोन्स निकलती हैं, इलियम, ईशियम, प्यूबिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फ्यूमर, पेटिला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये सब आपकी लेग्स की बोन्स की जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है। मतलब टाइप्स क्या, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जॉइंट्स पे जॉइंट्स आते हैं। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स हेल्प, एक ऐसा रीजन जहां पे दो बोन्स आके आपस में ज्वाइंट होती हैं, दो बोन्स का आपस में कनेक्शन आता है, वो कहलाता है जॉइंट। द जंक्शन ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। ये रहा जॉइंट की डेफिनेशन आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा, ये पूरा आपका जो है वो ह्यूमन स्केलेटन पे वो नोट पूछ सकता है, डिटेल नोट, तो ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, बल्कि आप एक काम करें, सिर्फ यहाँ तक कर लें, ठीक है। ये नीचे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल को आप सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा, इसकी सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा। बाकी अगर वो ह्यूमन स्केलेटन पे अगर आपसे नोट पूछे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जॉइंट्स। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स मैंने आपको बताया, जब दो बोन्स के दरमियान का कनेक्शन आता है ना एक दूसरे के ऊपर, वो कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है जॉइंट, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ जॉइंट, एक है इमूवेबल और फिक्स जॉइंट, और एक आपका मूवेबल जॉइंट होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ जॉइंट्स आपके ना सर, खोपड़ी जो होती है ना आपकी, जो स्कल होता है आपका, स्कल के ऊपर एक तरह का जॉइंट होता है जिससे सूचर्स कहते हैं। वो यहाँ पे मेरे ख्याल में कहीं वर्ड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपसे पेपर में नहीं पूछ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना इस तरह के जॉइंट्स होते हैं। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो ये जॉइंट्स ना मूव हो रहे होते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। जब ये कोई भी, जब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जब वो पैदा होता है, तो उसके सर पे आपको हाथ रखने से मना क्यों किया जाता है, या सर को पकड़ के आराम से, यानी कि सर पीछे, सर को सर को आपने देखा होगा कभी, आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत आराम से, बहुत प्यार से पकड़ा जाता है उनके सर को, या आप जब कभी इस तरह कर रहे होते तो कभी आपको बड़े टोक देते होंगे कि बहुत टाइट से नहीं पकड़ो, ठीक है, या सर को ढीला नहीं छोड़ो, कि जो बच्चे का सर है वो नीचे गिरने लगे, मतलब कि क्योंकि बच्चा तो खुद नहीं कर सकता ना, तो आपको सर को पकड़ना पड़ता है। तो होता यह है कि जो उसके सर में जॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत नाजुक होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है ना, जब बच्चे बड़े होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब उनकी बोन्स मेच्योर होती जाती हैं, तो फिर जो स्कल के अंदर जो बोन्स होती है ना, वो इमूवेबल बन जाती हैं, और वो जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो इमूवेबल बन जाते हैं, ठीक है। जॉइंट्स इमूवेबल हो जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं, तो इसके बाद ये मूव नहीं करते, ठीक है। जैसे आप अपनी एल्बो को मूव करवा सकते हो, यहाँ पे जो जॉइंट्स, लेकिन यहाँ स्कल पे जो जॉइंट्स होते हैं इनको आप मूव नहीं करा सकते। फिर नी हिंज जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। हिंज जॉइंट जो पार्शली मूव हो सकता है, ठीक है, पार्शली मूव करवा सकते हो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आप पूरा 360 डिग्री पे घुमा सकते हो। आप अपने हाथों को घुमा के देखो, आप अपनी अगर हाथों को घुमाओगे तो पूरा सर्कल आप जो है वो इनसे ले सकते हो। अगर आप पूरी एक्सरसाइज करते हो तो कभी ये जो हाथों की जो बोन होती है, ये वाली, ठीक है, ये इस वाली यहाँ पे अगर दिया हुआ है, या जो आपकी लिम्स में जो जॉइंट होता है, मतलब जो आपका हिप बोन होती है, जहां से आपका लेग्स अटैच होते हैं, या जहां से आपका हाथ अटैच होता है, एक हाथों की बोन और एक लेग्स की बोन जहां से अटैच होती है ना, वहां पे ये बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट होता है। बॉल का मतलब, एंड सॉकेट का मतलब, एक जगह एक बोन के ऊपर बॉल जैसी शेप होगी और एक दूसरी बोन के अंदर सॉकेट होगा, खड्डा होगा, जिसमें वो बॉल फिट हो जाती है। तो उस बॉल की वजह से आप उसे आराम से फ्रीली मूव करवा सकते हो। हिंज जॉइंट पार्शियली मूव हो सकता है, मतलब थोड़ा मूव हो सकता है। आप अपनी एल्बो को सीधा करो, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये मूवेबल जॉइंट हो गए, इमूवेबल जॉइंट हो गए, ठीक है।
ये कुछ टाइप्स हैं, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा बस आप। पार्शली मूवेबल होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिब्स, जो रिब्स में बोन्स होती हैं उसमें पार्शली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो जॉइंट होते हैं उनको ग्लाइडिंग जॉइंट का कहते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट, जो आपके फिंगर्स के अंदर होते हैं बोन्स, उसमें जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। एल्बो के अंदर पिवट जॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ नीचे आते हैं। वैसे ये होते क्या है, ये सिर्फ नाम है, लेकिन मैं आपको पार्शली मूवेबल में बताया कि ये थोड़ा मूव कर सकते हैं, आप इनको पूरा मूव नहीं करवा सकते। यानी कि आप जो एल्बो की नीचे जो आपकी जो बोन होती है, आप उसको थोड़ा सा मूव करवा सकते हो। आप उनको जो अपने हाथ को सीधा कर सकते हो, मजीद और सीधा नहीं कर सकते, और नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकते। आप अपनी टांगों को सीधा कर सकते हो, ऊपर की तरफ और नहीं लेके जा सकते अपनी टांगों को, ठीक है। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम, जो ग्लाइडिंग कहते हैं कि जब एक बोन दूसरी बोन के ऊपर कनेक्शन बना के रखती है ना, तो उस बोन को कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ये एक बोन है और ये नीचे दूसरी बोन है, ठीक है। ये वाला जॉइंट जो कहलाता है ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है, ठीक है। फिर स्लाइडिंग जॉइंट इज सिमिलर टू ग्लाइडिंग जॉइंट, बट स्लाइडिंग जॉइंट ज्यादा मूव कर सकता है, लेकिन ग्लाइडिंग जॉइंट में उतनी मूवमेंट नहीं है जितनी स्लाइडिंग जॉइंट में है, ठीक है। फिर पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट वही होता है जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, ये वाली हिंज जॉइंट, ठीक है। असल में ये सारी जितनी भी बोन्स होंगी ना, ये जॉइंट, ये आपको जब कभी अगर आपने देखा होगा बकरा ईद पे, तो जब कभी आप बल्कि गौर करना है, कभी आप जब गाय या बकरे ज़िबा होते हैं उनके बाद उसके बाद उनकी खाल उतरती है, तो उनके जॉइंट्स को देखा करो कि किस तरह के शेप में होते हैं उनके जॉइंट्स। अगर आपने देखा होगा उनकी टांगों के जो जॉइंट्स होते हैं वो गोल होते हैं, इस तरीके से गोल होते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इतना आराम से नजर आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट इतने आराम से नजर आ जाएगा। आप कभी गौर करना, जब जो उनकी टांगे होती है ना, जब कसाई जो होता है वो अलग करता है जॉइंट्स को, तब आप गौर से देखना जॉइंट्स, तो आपको नजर आएंगे। बाकी स्कल्स के जो स्कल के अंदर जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूरी जॉइंट्स की ना टाइप है, तो काइंडली काइंडली इस पूरे को ना आप एज इट इज, इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ आप ये करें, ठीक है। ये जॉइंट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जॉइंट की डेफिनेशन हो गई यहां से लेकर यहां तक। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट, मैं ये एक बार मिटा के फिर आपको सही से करवा देता हूं। अच्छा, देखें, ये जॉइंट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। फिर ये टाइप्स यहां से लेकर यहां तक इमूवेबल के लिए आ गए, और फिर मूवेबल के लिए आप यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा इसको। अच्छा, लर्निंग के लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन्स पे। लिगामेंट एंड टेंडन क्या होता है, ये बेसिकली जब जहां पे जॉइंट होता है ना, वहां पे गोश्त का या मसल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो जॉइंट कर रहा होता है इन दोनों को, ठीक है। ये समझ लो धागा, ठीक है। जब आप दो लकड़ियां आपस में जोड़ते हो, तो आप किसी या तो ग्लू का यूज करते हो या तो रस्सी का यूज करते हो, ताकि वो दोनों लकड़ियां आपस में जुड़ जाए, ठीक है। तो इसी तरह आप ये समझ लो, दो बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ मसल्स की जरूरत होती है, तो उन मसल्स को कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, और टेंडन, ठीक है। द ब्रांड्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू बाय विच बोन्स आर जॉइंट टू वन अनदर आर कॉल्ड लिगामेंट्स। ये लिगामेंट की डेफिनेशन हो गई, ये आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। अब skeletal muscles are attached to bones on either side of joint by bands
of tough fibrous connective tissues called tendons. अब टेंडन्स और लिगामेंट्स में क्या फर्क है? देखो, जब ये बोन है और ये दूसरी बोन है, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी किसके, ये जो धागा या जो मसल जैसा स्ट्रक्चर होगा जो इनको जोड़ के रखा हुआ होगा, ये कहलाएगा लिगामेंट। और फिर जाहिर सी बात है आपकी बोन्स के ऊपर भी कुछ मसल्स होंगे। मसल्स जब बोन से अटैच होते हैं ना, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेंडन। जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं वो उसको टेंडन कहा जाता है। और ये टेंडन की डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवा दी, ठीक है। ये मसल्स हो गए और ये बोन्स हो गई। जब बोन्स और बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो लिगामेंट होता है। और मसल और बोन्स जब कनेक्ट होती हैं तो वो एरिया या वो मसल आपका कहलाता है टेंडन। यानी कि मसल्स भी और बोन्स के दरमियान के कनेक्शन को टेंडन कहा जाता है। और बोन्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो लिगामेंट की वजह से होता है। बोन्स से बोन्स जो कनेक्शन हो रहा है वो लिगामेंट की वजह से होता है। और मसल और बोन्स की वजह से जो कनेक्शन हो रहा है वो टेंडन की वजह से होता है। और उस पॉइंट को जहां पे ये जंक्शन होता है दोनों बोन्स के दरमियान, उसको जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ बताया हुआ है कि हिंज जॉइंट की मूवमेंट किस तरह होती है। हिंज जॉइंट मूव्स बैक एंड फोर्थ लाइक हिंज ऑन अ डोर एंड अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, ठीक है। यानी कि जब जैसे दरवाजा खुलता है, बंद होता है, दरवाजा को आप कंप्लीटली घुमा नहीं सकते, ठीक है। दरवाजे को आगे पीछे कर सकते हो मगर आप कंप्लीटली घुमा नहीं सकते, वो एक जगह पे आके रुक जाता है। मजीद आप उसको धक्का देके पीछे नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एक हद तक वो मूव करता है, फिर वापस आप उसे बंद कर देते हो। तो इस तरह की मूवमेंट हिंज जॉइंट में होती है। बॉल एंड सॉकेट में किस तरह से होती है? बॉल एंड सॉकेट में दिस जॉइंट अलाउज इन ऑल डायरेक्ट मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में आप अपने हाथ को पूरा रोटेट कर सकते हो, आप अपने हाथ को पूरा घुमा सकते हो। ये किसकी वजह से होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से होता है। इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज में बस पूछ सकता है, बाकी आपने सिर्फ इसको एज इट इज ऐसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। फिर मसल्स पे आ जाते हैं। व्हाट आर मसल्स? मसल्स of arms and legs are brought about by the contraction of muscles attached to bone. Movement of arms and legs are brought about by contraction of muscles attached to bones. Muscles are connective tissues, consist of fibrous cells. These tissues have tendency to contract and relax, and the vertebrate possess three kinds of muscles. ठीक है, मसल्स भी एक तरह के टिश्यूज ही होते हैं। सेल्स का जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। और ये ऐसे स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो और रिलैक्स करवा सकते हो। ये सुकड़ भी जाते हैं और वापस रिलैक्स यानी कि फैल भी जाते हैं, ठीक है। फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके पास बैकबोन होती है, उनकी बॉडी में तीन तरीके के मसल्स होते हैं: स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटन पे होंगे, कार्डियक मसल से आपका हार्ट बनता है, स्मूथ मसल से आपके बाकी ऑर्गन बनते हैं एक्सेप्ट फॉर हार्ट, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। स्केलेटल मसल्स आपकी बोन्स पे होंगे, ठीक है। जो आप आपकी बोन्स के ऊपर जो आप अभी आपको नजर आ रहा है, मतलब नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपकी स्किन के नीचे वाले जो मसल्स होते हैं ना, वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। कार्डियक मसल्स आपकी हार्ट जिससे आपका दिल बना हुआ है, वो कार्डियक मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स जिससे आपका बाकी ऑर्गन्स बने, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, इसके अलावा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे स्मूथ मसल्स से मिलके बने, ठीक है। अब इनको स्मूथ क्यों कहा जाता है, इनको कार्डियक क्यों कहा जाता है, और इनको स्केलेटल क्यों कहा जाता है? स्केलेटल मसल्स पे ना लाइंस होंगी। जब आप स्केलेटल मसल्स देखोगे ना, तो स्केलेटल मसल्स पे लाइन होती हैं, लाइनें बनी हुई होती हैं, इस तरह की, इस तरीके से लाइंस होती हैं। स्मूथ मसल्स पे कोई स्ट्रिएशंस या लाइंस नहीं होती। यहाँ पे लाइंस को स्ट्रिएशंस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। स्मूथ मसल्स को स्मूथ नाम ही इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर होता है उनमें कोई स्ट्रिएशंस या लाइंस नहीं नजर आएंगी आपको, ठीक है। फिर कार्डियक मसल्स में भी
इसी तरीके की लाइन जिस तरह से स्ट्रिएशंस होंगी, जिस तरह से स्मूथ स्केलेटल मसल्स पे होंगी। फर्क इन दोनों में क्या है? कार्डियक मसल से कार्डियक मसल्स आपकी बोन्स पे अटैच नहीं होते, आपकी बोन्स पे नहीं होते, ये आपकी बोन्स पे होते हैं जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। अब इसको आप सिंपल आपने इसको रीड करना है। स्केलेटल मसल्स का एक और फंक्शन है, स्केलेटल मसल्स आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है, कार्डियक मसल्स आपके ब्लड को पंप करता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स आपके हार्ट के होते हैं, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में पंप करना होता है ब्लड को, तो उतनी ही फोर्स से उस मसल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो ब्लड को पंप करवा सके। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल्स, अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं तो ये भी अभी आपके इंटरनल ऑर्गन से मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो इन्हीं स्मूथ मसल से मिलके बने हुए होते हैं। साथ ही साथ कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। मेरी मर्जी है मैं हाथ को मूव करूं या ना करूं, ये मेरी सोच पे, मेरी नियत पे, मेरी इंटेंशन पे ये कार्डियक मसल्स की मूवमेंट होती है, यानी कि वॉलंटरी नेचर के होते हैं ये, ठीक है, वॉलंटरी नेचर होते हैं ये। लेकिन मैं कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। अब इस पे बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिटेल नोट आ सकता है मसल्स पे। तो यहां से लेकर आपने ये आपने मसल्स की हेडिंग डाली, फिर आपने यहां से लेकर लिखना शुरू किया, यहां से आपने लिखना शुरू किया और ये यहां तक, बस डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। बाकी इसको सिर्फ रीड कर लेना है। सिर्फ आपने ये बताया हुआ है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हैं ये आपके स्केलेटल मसल्स की टाइप हैं, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिसको एंटेगनिस्टिक मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर ही होते हैं ये एंटेगनिस्टिक मसल्स, जिसमें एक मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक मसल आपका रिलैक्स होता है, ठीक है। तो इसकी बस आप डेफिनेशन लिख लें। आप बस ये याद रखिएगा इन मसल्स में कि एक मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा मसल आपका रिलैक्स होगा, ठीक है। अगर मैं इस हाथ की बात करूं तो ये जो आपको आगे वाला हिस्सा नजर आ रहा है ये बाइसेप कहलाता है, और इस हाथ के पीछे एक मसल होगा वो ट्राइसेप कहलाता है। तो जब आप हाथ को फोल्ड करते हो तो ट्राइसेप जो है, सॉरी बाइसेप जो है, मैं आपको बल्कि एक ये मैं आपको थोड़ा मैं आपको इसमें से दिखा भी देता हूँ। बाइसेप और ट्राइसेप की मूवमेंट में आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एंटेगनिस्टिक मसल्स किस तरह से काम करते हैं। ओके, अब आपको ये मसल नजर आ रहा है, ये वाला जो मसल है ये वाला, ये बाइसेप का मसल है। देख रहे हैं आप, इस तरह से आप मूव करवा रहे हो, आप अपने हैंड्स को फोल्ड कर रहे हो तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये पीछे वाला मसल ट्राइसेप होता है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप कैसा हुआ है, रिलैक्स हुआ है। इसी तरह अब मैं ट्राइसेप, अब जब मैं अपना हाथ वापस खोल रहा हूँ या हाथ वापस अपना रिलैक्स कर रहा हूँ तो मेरा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मेरा बाइसेप रिलैक्स हो रहा है। तो इस तरह के मसल यानी कि दोनों ऑपोजिट वे में काम कर रहे हैं, एक रिलैक्स हो रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा है। इन दोनों मसल्स को एंटेगनिस्टिक मसल्स कहते हैं और इस मूवमेंट को एंटेगनिज्म कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ज्यादा क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो ये आपकी एंटेगनिज्म हो गई। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये रहा, यहां से लेकर आपकी एंटेगनिस्टिक पेयर हो गया, और ये उसकी जो है वो बाइसेप और ट्राइसेप जो है वो इसके
एग्जाम्पल्स हो गई, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई एंटेगोनिस्टिक पेयर की। अब आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने देखा भी नहीं, चलें खैर कोई बात नहीं। अब आपको समझ आ गया आई होप, ठीक है। फिर यहाँ पे मजीद लिखा हुआ है बाइसेप इज अ फ्लेक्सर मसल और ट्राइसेप इज द एक्सटेंसर मसल, ठीक है। आपने वर्ड कभी सुना होगा कि आप मसल्स को फ्लेक्स करते हो, या फिर बहुत सारे लोग जब जिम जाना शुरू करते हैं तो उनके बाइसेप और ट्राइसेप्स के मसल्स बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि इन मसल्स में वो एक्सरसाइज करने के बाद वो स्ट्रेंथ आ जाती है बेसिकली, या वो उस एक्सरसाइज को अपनी हैबिट, या वो इस उस वेट को लिफ्ट करने के वो मसल्स आदी हो चुके होते हैं कि अब उनमें वो स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी होती है। जब भी वो मसल्स ग्रो करने लगते हैं या उनमें वो प्रोमिनेंसी आना शुरू होने लगती है, तो आपको उनके मसल्स जो हैं वो नजर आने लगते हैं या प्रोमिनेंट नजर आने लगते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसको सिर्फ आप एक रीड कर लीजिएगा। ये इसको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पूछ सकता है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे रीड करवा देता हूँ। व्हेन द बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स अपॉन द रेडियस बोन। रेडियस बोन ये होती है, ये आपको नजर आ रही है, ये रेडियस होती है और ये अल्ना होती है। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, ऊपर वाली बोन, तो कुछ बोन्स के नाम, ठीक है। ये नीचे वाली रेडियस होती है और ये अल्ना होती है, ठीक है। which bends the arm at elbow, this bending process is called flexon। ये बेंड हो रहा है ना आपका आर्म, तो इस प्रोसेस को फ्लेक्सॉन कहते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि शायद वो ये आपसे डेफिनेशन पूछेगा, मगर एहतियातन आप ये लिख लें फ्लेक्सॉन की डेफिनेशन जब आप केस में आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप फ्लेक्स करते हो तो ये मसल बाइसेप क्या होता है, फ्लेक्स हो जाता है, तो जब भी इसको फ्लेक्सोर मसल कहते हैं। और ये ट्राइसेप रिलैक्स होता है तो ये एक्सटेंसोर मसल कहलाता है, ठीक है। आप बस बाकी इसको सिंपली रीड कर लीजिएगा, बाकी इसकी डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, अब डिसऑर्डर क्या है, यानी कि आपकी स्केलेटल सिस्टम में क्या डिसऑर्डर हो सकता है, क्या आपके इस डिसऑर्डर की वजह से आपकी बोन्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये डिसऑर्डर जो है वो आपकी स्केलेटल सिस्टम को बहुत मतलब नेगेटिव उस पे एक इफेक्ट लेकर आता है, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होता है, देखें जब जब आपकी बोन बनती है ना, तो बेसिकली क्या होता है, आपकी बोन्स, आपकी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम के आइन एटम्स होते हैं या आइंस होते हैं, वो क्या करते हैं, बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, बोन्स के ऊपर चिपकना शुरू हो जाते हैं, अटैच होना शुरू हो जाते हैं। इसका पूरा एक प्रोसेस है, ये मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बोन्स, जब आप बड़े होते रहते हो, जब आप ग्रो करते रहते हो, तो बेसिकली होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर कैल्शियम अटैच होना शुरू हो जाता है। इस हार्डनिंग प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम का आके डिपॉजिट हो जाना, ये कैल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन कैल्सिफिकेशन की हो गई। हार्डनिंग ऑफ बोन, जिससे आपकी बोन स्ट्रांग होती है। जब ये कहा जाता है कि कैल्शियम का इंटेक ज्यादा करें, बोन्स इस कैल्शियम की वजह से ही स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। होता यह है कि अगर आपकी स्केलेटल सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो आपकी कैल्शियम डिपॉजिट होना बंद हो जाता है, या आपका कैल्शियम जो आपकी बोन्स में होता है वो एक तरह से झड़ना शुरू हो जाता है, या वो गिरना शुरू हो जाता है, वो उसका लॉस शुरू हो जाता है, ठीक है। इस लॉस को कहते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया, नोन एज कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज। हाइपोकैल्सीमिया की डेफिनेशन हो गई है, यानी कि हाइपो का मतलब लो, और कैल्सीमिया कैल्शियम से निकला है, यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर ये हो गई, इसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं स्केलेटल सिस्टम में। उसमें सबसे पहले है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, ऑस्टियोसाइट्स मैंने आपको पढ़ाया था ना। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। ये आप अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उसके ऊपर ये टर्म्स लिख लिया करें,
ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स, और पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स, PORES, पोर्स। पोर्स का मतलब छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, बोन्स के अंदर छोटे छोटे होल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, स्पंजी हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, और बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, ठीक है। और वो फ्रेजाइल का मतलब नाजुक हो जाती हैं, और हल्की सी आपको चोट भी लगेगी, आप बोन्स खुदा ना खास्ता टूट सकती हैं इस कंडीशन में, अगर ऑस्टियोपोरोसिस होता है आपको। तो वैसे ऑस्टियोपोरोसिस में होता यह है कि ये ज्यादा फीमेल में प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल में इस वजह से क्योंकि फीमेल के अंदर एक, अभी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आप एक हार्मोन का नाम पढ़ोगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, जो फीमेल की बॉडी के अंदर निकलते हैं जब फीमेल जो हैं, जो औरतें हैं, लड़कियां होती हैं, जब वो 50 की एजेस क्रॉस करती है ना, तो उनकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये भी एक जो है वो रीजन है, जब 50 से बिलो के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनकी बोन स्ट्रॉन्ग इस वजह से थोड़ी होती हैं कंपैरेटिवली, जो 50 क्रॉस कर जाती हैं, वो रीजन ये है कि उनकी बॉडी में ये हार्मोन निकल रहा होता है जो उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। कैल्शियम को डिपॉजिट कराने में ये हेल्प करता है ये, ठीक है। मेल में तो ये नहीं होता, लेकिन मेल्स के अंदर दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो मतलब दूसरे प्रोसेस होते हैं या दूसरे हार्मोन्स होते हैं। मेल के अंदर दूसरे हार्मोन्स होते हैं, फीमेल के अंदर दूसरे हार्मोन्स होते हैं, यानी कि केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं जो मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट डिफरेंट दिखाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन है वो उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन मेल की बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि वो 50 क्रॉस करने के बाद जो है वो उनकी भी बॉडी में जो है वो ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। ये सब मैं आपको वैसे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा इसको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। फीमेल की बॉडी में ये 50 के बाद ये निकलना बंद हो जाता है ये हार्मोन, इस वजह से उनकी बोन्स जो है वो वीक होने लगती हैं, और उनकी बोन्स में पोर होने लगते हैं, यानी कि होल्स होने लगते हैं छोटे छोटे, और वो वीक हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और ये ऑस्टियोपोरोसिस की पूरी जो है वो डेफिनेशन हो गई। फिर है रिकेट्स। रिकेट्स छोटे बच्चों के अंदर होता है, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जब ये डेफिशिएंसी होती है, इसमें होता ये है कि ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से बैंड होने लगती हैं बोन्स, रिकेट्स इस तरह से एबनॉर्मली बैंड होने लगती हैं, ठीक है। रिकेट्स में ये होता है, ज्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है। सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स, तो फिर ये इस तरह से होने लगता है, ठीक है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। ये आपकी रिकेट्स की डेफिनेशन हो गई। फिर आ जाए आर्थराइटिस। आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स, और टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स और टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या पेनफुल कंडीशन होती है, ये स्वेलिंग हो जाती है या टेंडरनेस हो जाती है, उसको आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। आर्थराइटिस के कुछ मेन सिम्टम्स हैं। कैसे पता लगता है कि आर्थराइटिस है इस बंदे को? जॉइंट पेन की वजह से जॉइंट्स आपके हिलना बंद हो जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर पेनफुल सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अप्रोप्रिएटली मूव नहीं कर पाते, वार्म एंड रेड स्किन ओवर द अफेक्टेड एरिया, रेड स्किन होने लगती है। जो जॉइंट्स अगर ज्यादा जो है वो कंडीशन सीवियर हो जाए ना, तो ये आपकी स्किन पे इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रबल ड्रेसिंग, कॉम्बिंग, ग्रिपिंग, ये सब आपके बिहेवियर बताया हुआ है कि इसमें आप जो है वो आपकी बोन्स जो हैं वो सही मूव नहीं कर पाती, ठीक है। आप अपनी बार बार अपने जो जॉइंट वाला एरिया होता है उसको आप अपने हाथों से टाइट से पकड़ के ग्रिप में रखते हो, थोड़ा सा स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। आपने जो एजेड लोग होते हैं उनके उन मतलब उनमें ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है वैसे। तो आपने देखा होगा कभी वो ज्यादा अपनी टांगों को यूं पकड़ के बैठे हुए होते हैं जब उनकी जॉइंट्स में दर्द होता है, अपने जॉइंट्स पे प्रेशर डाल रहे होते हैं ताकि उनको थोड़ा सुकून मिले, ठीक है। खैर ये एक रेमेडी या सॉल्यूशन तो नहीं है इसका पूरा, मतलब जाहिर सी बात है
पेन किलर्स आते हैं, फिर इसका भी एक पूरा इलाज होता है। तो ये आर्थराइटिस की ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब ये कॉमन टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो मैंने अभी आपको बताई है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हमने पढ़ा, जब बोन्स के अंदर होता है। फिर रियोमेटाइड आर्थराइटिस, ये इम्यून सिस्टम, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करता है, एबनॉर्मल डिसऑर्डर की वजह से, जब आपके इम्यून सिस्टम में कोई एबनॉर्मल डिसऑर्डर आ जाता है ना, तो वो आपके जॉइंट्स को खाना शुरू कर देते हैं, जॉइंट्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको रियोमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। और एक होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये आपके जो स्किन, इसकी वजह से आपके स्किन पे इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। आपको ये स्किन पे नजर आएगा, यानी कि इसके इफेक्ट्स आपको स्किन पे नजर आएंगे जब ये वाला सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, ठीक है। बहरहाल ये कॉमन टाइप्स के आर्थराइटिस हो गए, इस पे अलग से नोट पूछ सकता तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर कॉजेज ऑफ आर्थराइटिस, ये भी आपने याद करने, ठीक है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, किस किस की वजह से, इंजरी हो गई, या तो अल्लाह ना करे आपको चोट लग गई, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, आपका फंक्शन अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, कोई इन्फेक्शन हो गया, ऑटो इम्यून सिस्टम हो गया, ये ऑटो इम्यून सिस्टम जिसमें ये रिमेटाइड आर्थराइटिस हो जाता है, कोई जेनेटिक बीमारी है, कोई आपको मतलब पैदाइशी कोई किसी को बीमारी है, आर्थराइटिस पैदाइशी भी होता है। रिडक्शन इन नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड आपके जॉइंट के अंदर एक लिक्विड भी होता है, ऑयल जैसा लिक्विड होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जॉइंट्स के अंदर होता है ताकि जॉइंट्स के दरमियान फ्रिक्शन पैदा ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस, हाँ मैं ये वाला पॉइंट बता रहा था आपको पहले, रिडक्शन इन नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि आपका वो साइनोवियल फ्लूइड जो आपके जॉइंट्स के अंदर होता है ना, वो कम हो जाता है, जो जॉइंट्स की मूवमेंट को करवा रहा होता है ना, वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। अब ये कुछ कॉसेज हैं, ये आपने याद करने हैं। अब आ जाते हैं ये आखिरी टॉपिक, रोल ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी कैसे कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं ओवरवेट होने को, या आप अगर उर्दू में बोलें तो मोटापे को कहते हैं, ठीक है। ओबेसिटी ऑफ रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस, ओबेसिटी पुट्स स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स स्पेशली ऑन नीज, causing pain and develop worse condition in arthritis damage. The rheumatologist states that just 10 pounds overweight increases force up to 20 to 40 pounds on knees at each step during walk. The excessive fat tissues release high level of cytokines, protein that can cause inflammation throughout the body, the same protein produced by the joints during rheumatoid arthritis. It makes existing joints inflammation more worse. होता ये है कि जब आपका वेट बढ़ता है ना, एक एक्सेसिव, जो आपका नॉर्मल, आपका एक ना बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आपकी जो हाइट है ना, उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो अगर आप बहुत ओवर वेट हो ना, तो बेसिकली आप ओवर वेट किसकी वजह से होता है, फैट्स की वजह से होते हो। तो होता यह है कि फैट्स की वजह से आप ओवर वेट होते हो, तो उन फैट्स के अंदर जाहिर सी बात है, फैट्स भी एक तरह, जब आप फैट्स के जो हैं वो ओके, तो असल में कमरे में छोटा भाई आ गया था, तो उसको देख के मुझे थोड़ी ही हंसी आ गई थी। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस में आप क्या करते हो, जाहिर सी बात है, जो ओबेसिटी होती है ना, मोटापा की वजह से ना, आपका जितना वेट होगा, जितनी ज्यादा आपकी बॉडी में फैट्स प्रोड्यूस होंगे ना, तो फैट्स की वजह से एक और लेवल का आपका जो है वो टिश्यू रिलीज होता है, या इस फैट्स की वजह से एक किस्म का प्रोटीन रिलीज होता है, जिसे कहा जाता है साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइन, जितने ज्यादा आपकी बॉडी में फैट्स होंगे, उतना ज्यादा साइटोकाइन निकलेगा। साइटोकाइन की वजह से आपके जो जॉइंट्स होंगे उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, या उसमें इन्फ्लेमेशन एग्जिस्ट करेगा, और इसकी वजह से
रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा तो आपकी बोन्स को कैरी करने के लिए एक उनको भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना, बोन्स को स्ट्रेंथ चाहिए आपकी बॉडी को उठाने के लिए, कैरी करने के लिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपकी बॉडी का वेट होगा, आपका आपका ओबेसिटी लेवल या आपके फैट लेवल जितने ज्यादा होंगे ना, तो उतना ही जो है वो आपकी बॉडी के जो अंदर जो बोन्स होंगी उसमें स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस कहते हैं प्रेशर, प्रेशर को प्रेशर बिल्डअप होगा। तो जब ये प्रेशर बिल्डअप होगा उसकी वजह से आर्थराइटिस जो है वो हो सकता है। और कौन सा आर्थराइटिस हो सकता है? रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ओबेसिटी कैन कॉज कौन सा आर्थराइटिस, ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएं तो आपने लिखना है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो इसको भी आप सिंपली रीड कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये रही आपकी मूवमेंट और मूवमेंट की डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि मैं आपको मूवमेंट की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अच्छा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा पहले पढ़ के, ठीक है। ये आप पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा रीडिंग करके। लेकिन देखें, अच्छा अगर जैसे आप जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर किसी चैप्टर के, या अगर आप बोलेंगे तो मैं हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज मार्क करवा दूंगा। फिर जिसने जो एमसीक्यूज करे हुए होंगे वो मेरे इस मतलब जो मैंने एमसीक्यूज मार्क करवा दिए होंगे, या सॉरी जो आपने करे होंगे, वो जब मैं करवा रहा हूँ आपको, तो फिर एक साथ, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले सारे चैप्टर्स की मैं आपको वीडियो दे दूं और उसके बाद फिर मैं आपको इनकी जो एमसीक्यू की एक अलग से वीडियो बनाऊं हर चैप्टर की, तो फिर वो आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। क्या ये बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, तो आप ये कमेंट में मुझे करके बता दीजिएगा, फिर मैं आपको वैसे करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले ट्राई करें कि आप कहें, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, और मैंने आपको मार्किंग सारी करवा दी, ठीक है। ये मार्क किया हुआ आपने सब याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और प्लीज जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको मत भूलिएगा, उनको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ओके, आई एम नाउ एंडिंग दिस सेशन, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।